हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर स्टैटिक जीके में तगड़ा स्कोर करना है तो आज का सेट आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे खतरनाक प्रश्न हैं जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और यूपी पुलिस जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं आज का सबसे दमदार स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। हर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग जो हुआ था वह 1951 में प्रथम वित्त आयोग गठन हुआ था। वर्तमान में वित्त आयोग संघीय वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार को भारत में मुख्य रूप से कौन विनियमित करता है यानी कि रेगुलेट करता है। आपसे पूछे कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार को भारत में मुख्य रूप से कौन विनियमित यानी कि रेगुलेट करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म जो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत के पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी तथा 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आरबीआई जो है या बैंकिंग प्रणाली नियंत्रित करता है। आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र का नियामक है और पेरेडा जो है पेंशन क्षेत्र का नियामक करता है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और जो सेबी के चेयरमैन जो वर्तमान समय में है ये तुहिन कांत पांडे जी हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत के किस राजवंश ने नौसेना शक्ति यानी कि नेवल पावर के लिए ख्याति प्राप्त की थी। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने नौसैनिक शक्ति के लिए ख्याति प्राप्त की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल वंश। चोल वंश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चोल डायनेस्टी अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री अभियान चलाए। राजेंद्र चोल प्रथम ने नौसैनिक शक्ति को अधिक मजबूत बनाया। चोलों की राजधानी क्या थी तो चोलों की राजधानी जो थी तंजाउर थी। बृहदेश्वर मंदिर जो चोल स्थापत्य का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 14 और 15 निलंबन से पूरी तरह सुरक्षित नहीं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चोलम और थांगता किस राज्य की मार्शल आर्ट शैलियां हैं। आपसे पूछा है कि चोलम और थांगता किस राज्य की मार्शल आर्ट शैलियां हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट शैली है थांगता। थांग का अर्थ है तलवार और ता का अर्थ होता है भाला होता है। यह युद्ध कला और नृत्य का अनूठा मिश्रण है। मणिपुरी डांस भी मणिपुर की प्रसिद्ध कला है। उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट एटना जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किस देश में है। आपसे पूछा कि माउंट एटना जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किस देश में है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। इटली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 3300 मीटर है।
माउंट एटना जो है एक्टिव ज्वालामुखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड या लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है, फाइट या फाइट ग्रंथि भी कहा जाता है। आपसे पूछा किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि या लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है किसी न किसी सेट में, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है या एड्रेनोलिन हार्मोन्स स्त्रावित करता है। एड्रेनोलिन शरीर में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो थायराइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है। पीयूष इसे मास्टर ग्लैंड कहलाती है। एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर स्थित होती है। एड्रेनोलिन हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंदारिया महादेव मंदिर जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि कंदारिया महादेव मंदिर जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खजुराहो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंदारिया महादेव टेम्पल खजुराहो में स्थित है। यह चंदेल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी वास्तुकला और मूर्तिकला विश्व प्रसिद्ध है। हम्पी जो दिया हुआ विकल्प में या विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और मदुरै मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, किस राज्य में है, या तो मध्य प्रदेश राज्य में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। यहाँ का जलवायु अत्यंत शुष्क है। मंगोलिया की बात करें जो ऑप्शन में दिया, यहाँ गोबी मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना जो है यह सही उत्तर नहीं है। और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में स्थित है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और घने वनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लैंड ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। मिजोरम की राजधानी क्या, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत का महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा कि उगादि मुख्य रूप से किन राज्यों का नववर्ष त्योहार है। आपसे पूछा है कि उगादि जो है मुख्य रूप से किन राज्यों का नववर्ष त्योहार है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिसका पहले कमेंट आएगा उसका कमेंट पिन मार्क किया जाएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उगादि दक्षिण भारत का प्रमुख नववर्ष पर्व है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। उगादि का अर्थ है नए युग की शुरुआत। उगादि पंचांग आधारित पर्व है या चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। पूछा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा, आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह है माजुली द्वीप। इसमें आपसे पूछा कि माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न हम लोग कर भी चुके हैं, तो इस सभी का राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है या असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली अपने वैष्णव संस्कृति और सत्रों के लिए प्रसिद्ध है।
ब्रह्मपुत्र जो है भारत की प्रमुख नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आपसे पूछा कि हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह अपने भव्य मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। हम्पी जो स्थित है कर्नाटका में स्थित है। किस नदी किनारे, किस नदी के तट पर है, तो यह जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। आपसे पूछा है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 से 1969। भारत में 1966 से 1969 तक योजना अवकाश लागू रहा। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसका मुख्य कारण युद्ध, सूखा और आर्थिक संकट था। बाकी विकल्पों की बात करें तो 1962 से 65 तीसरी पंचवर्षीय योजनावत थी। 1978 से 80 जो दिया हुआ यह रोलिंग प्लान से संबंधित है। किससे, तो यह रोलिंग प्लान से संबंधित है, यह भी ध्यान रखिए। प्लान हॉलीडे के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका कार्य पीरियड था 1951 से 56। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका कार्य पीरियड था 1956 से 61। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किसने की थी। आपसे पूछा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। कौन किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर आता हूं कि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो, और बताने की भी यही कोशिश रहती है कि उससे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने वह आपके लिए आप उसको कंडक्ट कर पाएं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे ये वीडियो। अभी तक हम लोग 5 वीडियो कर चुके हैं, तो अगर पूर्व के वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। यह आयोग अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी, क्या, तो अनुच्छेद 338 बी से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है, अभी हम लोग पढ़े हैं। और चुनाव आयोग कल पढ़े थे 324, इसके लिए जो आर्टिकल है 324 इससे संबंधित है। यह चीज ध्यान रखिएगा। 90वें संविधान संशोधन से एससी और एसटी आयोग अलग किए गए। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, किस राज्य में है। आपसे पूछा कि सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, किस राज्य में है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांभर लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। राजस्थान में जयपुर और नागौर जिलों में बीच स्थित है। यह झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाइपेज एंजाइम मानव शरीर में किसका पाचन करता है। आपसे पूछा है कि लाइपेज एंजाइम जो है मानव शरीर में किसका पाचन करता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी फैट का, यानी कि वसा का पाचन करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एंजाइम वसा यानी कि फैट का पाचन करता है, या वसा को फैटी अम्ल और गिल्सराल में तोड़ता है। इसका स्त्राव
स्त्राव मुख्यतः अग्नाशय से होता है। कार्बोहाइड्रेट जो दिया है ऑप्शन में अमाइलेज पचाता है, प्रोटीन पेप्सिन और ट्रिप्सिन पचाते हैं, विटामिन एंजाइम द्वारा पाचन नहीं है, एंजाइम द्वारा पाचन नहीं है विटामिन जो है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या ध्यान रखते हैं, अमाइलेज जो है या आपका कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है, पेप्सिन जो प्रोटीन पाचन करता है और लाइपेज फैट को पाचन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है या महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है या बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो बात आ रही है बाघ की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी 1973 में हुई थी, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में दर्द कम करने के लिए हेतु किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जोसेफ प्रिस्टली ने की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। या रंगहीन एवं हल्की मीठी गंध वाली गैस है। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर 15+ आया हो तो समझ लो तैयारी सही ट्रैक पर चल रही है। आप लोग बताइएगा ईमानदारी से कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में किसने की थी। आपसे पूछा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में किसने की थी। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो भी कुछ जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए। कोई सवाल हो तो अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।